तो बगैर किसी डिले के लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टू यू। वो कोई और नहीं बल्कि मेयर कराची, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त हमें दिया। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारे ऑडियंस को तो पता है कि हम ये सेगमेंट बेस जो है वो सवाल जवाब करते हैं। तो पहला जो सेगमेंट है वो है मेरी ज़िंदगी। तो एक आम सा सवाल जो एक आम से शख्स के जिसके हर दिमाग में ये आता है कि आपने सियासत में किस तरह कदम रखा, सियासी पस मंज़र क्या है आपका? देखिए, सियासी बैकग्राउंड तो एज सच नहीं है। फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं रहा है। मैं ख़ुद जॉब करता था। 86 में मैं पाकिस्तान वापस आया था। मैं मुल्क में होता भी नहीं था यहाँ। तो जब 86 में पाकिस्तान आया तो MQM एक जद्दोजहद कर रही थी फॉर देयर राइट्स। जो कराचीइट्स हैं या जो शहर में लोग बसते हैं सिंध में, उनको निगलेक्ट किया गया था, जो आज तक किया जा रहा है। उनके जो हकूक़ थे वो नहीं दिए जा रहे थे। उस पे MQM आवाज़ बुलंद कर रही थी। तो मैं पेपर्स में देखता था, उस वक्त इतने चैनल्स नहीं होते थे 86-87 में, तो पेपर्स में पढ़ता था स्टेटमेंट्स। वहाँ से मुझे भी एक शौक़ पैदा हुआ कि वाकई में ये ज़्यादती हो रही है कराची के लोगों के साथ। मैं ख़ुद कराची आइट हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत फील होता था। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है आफ्टर द पेपर्स, कि रोज़ देखता था अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, MQM क्या कर रही है। यूँ करते करते मैं MQM के अंदर आ गया और फिर 93 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा PCHS ब्लॉक 2 से, और मैं जीता। और जीतने के बाद फिर फुल फ्लेजेड मैं पॉलिटिक्स में आ गया था। और आने के बाद मेरे ख्याल में 94 में पीपल्स पार्टी ने हमें अरेस्ट कर लिया और 94 से 97 तक मुझे जेल में बंद कर दिया। बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी जब, और उनका प्रेशर यही था कि MQM को छोड़ें और पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। अच्छा। और प्रेशर बिल्डअप करना, केसेस बनाना, जो हरबे होते हैं यहाँ हमारे जो सियासी जो सिस्टम है उसमें रहते हुए, तो 97 में मुझे रिलीज़ हुआ मैं जेल से, और उसके बाद फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। इस तरह एक तवील दास्तान है। आज 35 साल हो गए हैं मुझे MQM में। अल्लाह का शुक्र है, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ से स्ट्रगल शुरू की थी, जो साहिब इक़्तिदार रहे हैं, हम बहुत सारी जमातों को ऊपर लेके आए, प्राइम मिनिस्टर भी बनवाया, प्रेसिडेंट भी बनवाया, मगर जो कराची के लोगों के हकूक़ थे या सिंध के शहरी, बल्कि अब तो पूरे सिंध के हकूक़ ही सल्ब किए जा रहे हैं। पूरा सिंध का ही बुरा हाल है। हाँ जी सर, बहुत बुरा हाल है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। इस तरह से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, और उसके साथ साथ मेरा बिज़नेस भी था। जब मैंने स्टार्ट की था 86 में, तो आस्ते आस्ते बिज़नेस भी ख़त्म होता गया, कम होता गया। तो इस तरह से आज आपके सामने बैठे। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक वक्त में जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जमात तस्वुर की जाती थी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो तकसीम होती चली गई, धड़ाबंदियों का शिकार होती चली गई, हकीकी बनी। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो है वो पार्टीज़ बनना शुरू हो गई, ग्रुप बंदियाँ शुरू हो गई, PIB ग्रुप बनना, लंदन ग्रुप बना। सर क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इन सब धड़ाबंदियों की? ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में। जितनी भी पार्टियां हैं, आपने देखा कि हर पार्टी डिवाइड हुई है। अगर पीपल्स पार्टी को भी ले लें तो उसमें भी डिवीज़न रहा है। मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, और मुस्लिम लीग नून को ले लें, काफ उसमें से निकली। तो इसी तरह अब मेरे ख्याल में PTI रह गई है। बाकी तो हम में से भी ग्रुप निकाल दिए हैं, और ये बदकिस्मती है पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रॉन्ग होने देना चाहिए। हाँ। ताकि वो जो लोगों के मसाइल हैं और लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, उनका जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए सियासी जमात में, वो रुक जाता है।
अगर आप डेमोक्रेसी को पनपने देंगे तो मसाइल हल होंगे और पार्टीज मजबूत होंगी। बिल्कुल सर। तो बीच में अगर सिस्टम को रोक दिया जाएगा तो फिर जाहिर है कब तक स्ट्रगल करता रहेगा कोई भी लीडर हो। तो सर आप ये कहते हैं कि जो ये धड़ाबंदियों का शिकार हुई एमक्यूएम वो सिस्टम की वजह से हुई, उसको रोकने की कोशिश की गई, उसको रोकने की साजिश की गई? हमेशा से हुई है। एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशंस हुए हैं, 92 का ऑपरेशन देख लें जी। मैसेकर्स हुए हैं, बल्कि हैदराबाद का मैसेकर, किलिंग्स हुई हैं हमारे यहाँ। कस्बा अलीगढ़ में हमारे नस्ल कुशी की गई है बाकायदा, और ये आज का नहीं है। ये अगर मैं आपको फातिमा जिन्ना और अयूब खान के इलेक्शन के वक्त को ले जाऊं तो उस वक्त भी ये हुआ था कि अयूब खान इलेक्शन हार रहे थे, फातिमा जिन्ना जीत रही थी। उसमें फिर खून खराबा कराया गया कराची में। गौहर अयूब साहब खुद मौजूद थे लियाकताबाद में और फायरिंग कराई गई। बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं वो हलाक हुए। तो ये सिलसिला एमक्यूएम से पहले से ही शुरू है कि कराची की अगर कोई जमात बनती है तो उसको रोका जाए, उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो ये बदकिस्मती है मैं समझता हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारी स्ट्रगल चल रही है। हम नेशनल असेंबली में भी हैं, सेनेट में भी हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भी हैं, और बल्दिया में आपने देखा पिछले 4 साल हम जीत के आए, 2/3 मेजॉरिटी थी हमारी। सर एक सवाल जो मेरे जहन में बहुत आता है और मेरी ख्वाहिश थी कि वो सवाल मैं आपसे करूं, क्योंकि आपसे इंटरेक्शन मेरी बहुत ज़्यादा तो नहीं रही, लेकिन जितनी भी रही है मैंने आपको बहुत एक ये कह लें कि एक बावकार शख्सियत जानी है और बहुत ही ज़्यादा एक संजीदा शख्सियत भी जानी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सवाल आपसे करूँगी तो मुझे सवाल का जवाब भी वैसे ही मिलेगा, क्योंकि एमक्यूएम अब धड़ेबंदियों का शिकार है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये एक हो जाएं और एक होने के बाद जो उनका एजेंडा था महाजिर को हुकूक देने वाला, वो दोबारा से एक स्लोगन हो, एक झंडे तले हो? ऐसा पॉसिबल हो? देखें, जब आप कह रहे हो कि धड़ेबंदियों में है, कोशिश ज़रूर की गई, मगर अल्लाह का शुक्र है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ तक जो ब्रांड नेम है पतंग, जो इंतखाबी निशान है, उस पे आज भी कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर ख़ास हो, सक्कर हो, लोग पतंग को ही चाहते हैं। आप लाख धड़ेबंदी कर दें, लीडर 2 आदमी खड़े करके आप समझें कि एमक्यूएम डिवाइड कर दिए, ऐसा नहीं है। चंद लोगों से डिवीज़न नहीं होता, लोग आज भी एमक्यूएम के साथ हैं। आपने देखा अभी कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हैदराबाद में एमक्यूएम ने स्वीप किया है। इससे पहले जो भी इलेक्शंस हुए थे उसमें हमने सीट्स ली हैं। अभी जो कैंटोनमेंट के कराची के इलेक्शन थे उसमें हमें हमारे कुछ खामियां थीं, कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए सीटें हमें कम मिली हैं, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफ़ी जादूगरी थी जिसकी वजह से हमारी सीटें गई हैं। मगर धड़ेबंदियाँ किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इंडिविजुअल अगर पार्टी छोड़ के अलग हो जाए तो वो धड़ेबंदी नहीं होती। लोग कहाँ हैं उनके साथ? आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो 2 साहब अलग हुए हैं, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, उनको टोटली रिजेक्ट किया हुआ है। आपने देखा कि वो अभी कैंटोनमेंट के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था, उनको उनके घर से वोट नहीं पड़े, 1 सीट नहीं ले सके ना। तो अगर तो धड़ेबंदी उसे कहते हैं कि लोग भी उनके साथ हों, अवाम तो नहीं है उनके साथ। अवाम तो आज भी जो यंग लॉट है, 18 साल का बच्चा जो है, उसके तो दादा ने भी एमक्यूएम को वोट डाला हुआ है, उसके वालिद ने भी एमक्यूएम को वोट डाला हुआ है। बेशतर अवाम जो है वो एमक्यूएम की सपोर्टर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो धड़ेबंदियों वाला तासुर दिया जा रहा है वो मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि लोग एमक्यूएम को चाहते हैं, मदर पार्टी एमक्यूएम है। ये जितने भी निकल के बाहर 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाई हैं, ये सब एमक्यूएम से ही निकले हैं ये। और फिर हम कहते हैं कि ये मदर पार्टी है, इसमें वापस आ जाएं। एमक्यूएम के दरवाजे खुले हैं, हम साथ मिल के हमने स्ट्रगल शुरू की थी और उसको इख्तिताम तक भी पहुंचाते हैं। बस मैं यही जानना चाह रही थी कि आपके दरवाजे खुले हुए हैं ना? बिल्कुल खुले हैं। एमक्यूएम मेरी नहीं है, जितने भी लोगों ने काम किया है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ नशीब फराज जिन्होंने देखे हैं, उनकी है एमक्यूएम, किसी एक की नहीं है। तो हर एक की है, जिसको दिल करता है आए एमक्यूएम में, और वही स्ट्रगल जो हमारा एक कॉज है, एक हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए बिल्कुल है, उसका साथ दें, आके एमक्यूएम को मजबूत करें, ना कि अलग हो के
कुछ भी अचीव नहीं कर सकते आप। आपने देख लिया कि आपको अलग होने के बाद पूरे कराची ने, हैदराबाद ने टोटली रिजेक्ट किया है। हाँ। अभी इलेक्शन के रिजल्ट सामने है सबके, मैं कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है सर, एक स्टेटमेंट जो मेरे जहन में आया, मैं इस सवाल से जो वो मर्ज करूँगी। मौसम पाकिस्तान और मायनाज डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की अभी वफ़ात हुई और उसके अंदर मुख्तलिफ़ जमातों ने, ख़ासकर MQM ने जो है वो गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की और ये अक़ीदत का इजहार साफ वाज़े तौर पर नज़र आता है। मेरा सवाल ये है सर कि आपने लीडर की बात की, MQM की। सर जो बानी थे, बानी MQM थे, उनकी तरफ से ताज़ियाती पैगाम आया डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लिए और उन्होंने कहा कि ये मोहसिन पाकिस्तान थे, लेकिन साथ में उन्होंने जो बयान आया, उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानी फ़ौज पे नाजेबा इख्तिलाफ, नाजेबा अल्फाजात जो हैं वो उन्होंने दोबारा से उन्होंने झड़े और साथ में उन्होंने क्या कहा कि एक बार फिर से नारा लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद को। आप इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? मैं टोटली कंडेम करता हूँ इसको, टोटली कंडेम करता हूँ। यही वजह बनी है। देखें, महाजिर कौम, महाजिर के आबाओ अजदाद ने जो आज बसे हुए हैं यहाँ, हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क बनाया था। हम सोच भी नहीं सकते कि ये लफ्ज़ अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। और जो ये कह रहे हैं, इन्हीं वजूहात की बिना पर वजह से आज ये कहाँ हैं। आज इनको रिजेक्ट किया है महाजिर कौम ने। तो सर ये मुझे ये समझ में नहीं आता। इनके कहने पे जब इन्होंने बायकॉट की बात की थी तो महाजिर कौम ने MQM को वोट डाला था जी। तो इसका मतलब है टोटली रिजेक्टेड हैं एज फार एज पीपल लिविंग इन कराची, हैदराबाद एंड मीर फखर सक्कर। वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि कोई नारा लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद का। और फौज के हवाले से नाज़ेबा फौज के हवाले से जो जाहिर है जो हमारे मुल्क के रखवाले हैं, हमारे सरहदों के पासबां हैं, और जहाँ तक कदीर ख़ान साहब का ताल्लुक है, ये कौन है? ये इनके आबाओ अजदाद ने मुल्क बनाया था और मुल्क बनाने के बाद ये वो कराची का बेटा है जिसने एटम बम बनाया और पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान को मजबूत किया पूरी दुनिया में। अगर पाकिस्तान आज है तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। एग्जैक्टली। तो उनको एक तरफ उनकी तारीफ करके या उनकी बात करके और आप फिर जिस मुल्क के लिए उसने एटम बम बनाया उसी के लिए आप गलत बातें कर रहे हो। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। इसको मैं समझता हूँ, मेरे साथ साथ पाकिस्तान की अवाम भी और ख़ास तौर पे कराची हैदराबाद के लोग टोटली रिजेक्ट करेंगे, कंडेम करेंगे। किया है सर, गमो गुस्सा देखने में आया है, बहुत सारे ट्वीट्स आए लोगों के जो आप लोग ने भी देखे होंगे, जिसमें साफ वाज़ेह तौर पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज से बेइंतहा मोहब्बत करती है। एग्जैक्टली करते हैं, बिल्कुल, और हम सपोर्ट करते हैं उनको। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में बात की जा रही है। माया नाज ख़ास तौर पे जो है वो मोहसिन पाकिस्तान थे, लेकिन उनको जो जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया, या अभी ये देख लें कि इस्लामाबाद में नमाज जनाजा हुई, इस्लामाबाद में हुई, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो शिरकत नहीं की, वज़ीर दाखिला उन्होंने शिरकत नहीं की, वज़ीर आला पंजाब उन्होंने शिरकत नहीं की, वज़ीर आला KP के उन्होंने शिरकत नहीं की, सिर्फ वज़ीर आला सिंध वहाँ पे मौजूद थे। ये कैसा रवैया है सर? ये मोहसिन पाकिस्तान के साथ ये रवैया? यही जो चीज़ें हैं, ये वजूहात बनती हैं सारी कि एक कम्युनिटी अपने आप को निगलेक्टेड फील करती है। फिर हम वो लोग हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क बनाया था, हमें तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे कदीर ख़ान साहब को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि उन्होंने एटम बम बना के पाकिस्तान को पूरी दुनिया में महफूज मुल्क बना दिया, इसी तरह हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क बनाया था। और उनकी औलादों के साथ अगर इस किस्म का सलूक होगा तो एक एहसास महरूमी रहेगा। ममनून हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, प्रेसिडेंट साहब को जनाजे में आना चाहिए था, यहाँ बिल्कुल आना चाहिए था। उनको ऑनरेबली उनकी तदफीन होनी चाहिए थी। आपने कदीर ख़ान साहब की बात की, इनको मैं समझता हूँ, हमारी पार्टी भी समझती है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मज़ार है उसके आसपास कहीं लियाकत अली ख़ान या किसी के पहलू में वहाँ तदफीन होनी चाहिए थी इनकी। और सारे जितने भी हैं, चाहे बारिश आ रही होती या तूफ़ान आ रहा होता, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको यहाँ होना चाहिए था उनके जनाजे पे। वो मोहसिन है इस मुल्क का, मगर
हमारे अगर खुद हम लोग अपने हीरोज़ की कदर नहीं करेंगे तो फिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपने आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली जनरेशन को, कि वो अपने हीरोज़ को याद करें। हम तो बल्कि और मिसगाइड कर रहे हैं अपनी यंग जनरेशन को। हम उन्हें हीरो बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हीरो था जिसने मुल्क तोड़ा। तो ये बड़ा अफसोस होता है ये किताबों में पढ़ के भी। कायद आज़म, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, इकबाल, ये नाम, सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल सर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये नाम आने चाहिए सामने, ना कि इन बड़े बड़े जो सियासी लीडरान हैं, जो करप्ट तरीन लीडरान हैं, उनके नामों पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। हाँ। हीरोज़ के नाम पे एयरपोर्ट्स होने चाहिए। एक तरफ तो करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, मशहूर हैं वो करप्ट पूरी दुनिया में, और उन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें के नाम रखे जा रहे हैं। तो ये हम आने वाली जनरेशन्स को क्या सबक दे रहे हैं कि आप भी सब करप्शन करो तो आपके नाम जो है वो बड़ी बड़ी जगहों पे लगेंगे। तो ये क्राइटेरिया रह गया क्या? तो अफसोस होता है कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे, बजाता बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में भी सर आपने ये बात की कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एटलीस्ट आप लोगों को कायदे आज़म के मज़ार में दफन करना चाहिए था, उनको सुपुर्द खाक करना चाहिए था। और ये सिर्फ मेरी ये राय नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की यही राय है कि उनको सुपुर्द खाक जो है वो कायदे आज़म के हाथे में करना चाहिए था। बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे पास हैं आप लोगों के, जो मैं मेयर कराची, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से करना चाहूँगी, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं और हमसे बहुत सारे सवालात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में, और हमने इत्तेहादी आप जमात हैं पीटीआई की सर, लेकिन एक अफसोस के साथ एक बयान सामने आया कल फवाद चौधरी, पीटीआई के जो रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से, कि आप लोगों को एथनिक ग्रुप कहा गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई है और एमक्यूएम थी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? एक कॉल है ना कि हज़रत अली का कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में तो वो फिट बैठता है इधर। जो चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, हमारी दोस्ती भी है उनसे, बड़े अच्छे इंसान भी हैं और हमारी उनसे दुआ सलाम भी रहती है। मगर ये स्टेटमेंट पे मुझे भी कुछ अजीब सा लगा कि एमक्यूएम की एक तवील जद्दोजहद है, 35-40 साल की जद्दोजहद है, और एमक्यूएम वो जमात है जिसने पीपल्स पार्टी के लोगों को भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनवाया है, पीएमएलएन के लोगों को भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनवाया है वोट डालने के बाद। बिल्कुल। वो भी यही कहते थे। आज उनका हशर देख लें क्या है, आज वो खुद कहाँ खड़े हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि एमक्यूएम को जितना तोड़ा मरोड़ा गया है, आज भी एमक्यूएम के 7 वोटों से पीटीआई की हुकूमत खड़ी है। सर एक वोट बहुत काउंट होता है, आपको 7 वोट्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये कहना। हम आज भी किंग मेकर हैं। हमने 7 वोट डाले हैं तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं और फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर बने हैं। अगर हम ये वोट नहीं डालते तो ये मिनिस्टर भी नहीं होते। और जहाँ तक एमक्यूएम थी, देखें जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि अब कराची में उनकी सीटें हैं, ये पूरा कराची का बच्चा बच्चा जानता है आपको सीटें कैसे मिली हैं। वो एक बड़ी धांधली की गई है, हमारी सीटें छीनी गई और आपको दी गई हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं ये। तो अगर आप ये खुशफहमी में हो कि ये सीटें आपको मिली हैं, अवाम ने आपको वोट डाला है, तो इस खुशफहमी से आप बाहर निकल आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगला इलेक्शन आपके सामने है। इस तरह से नहीं कहा जाता कि आपने एमक्यूएम को फारिग कर दिया। एमक्यूएम ने तो आपको बैसाखियों पे खड़ा किया हुआ है कि आपकी हुकूमत चल रही है और हम हर जगह आपका साथ दे रहे हैं। और उसके बाद अगर आप इस किस्म की बयानात देंगे तो अफसोस ही होगा और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बयान से तो साफ वाज़ेह उन्होंने कह दिया कि अब पीटीआई को ज़रूरत ही नहीं है एमक्यूएम की। वो तो ऐसा तस्वुर दे रहे हैं ना।
ये अपने बड़ों से पूछ लें पहले, क्योंकि चौधरी साहब का भी इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं। वो कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, अल्लाह का शुक्र है हम पार्टी एमक्यूएम ज्वाइन की थी, आज भी एमक्यूएम में ही है, तो उनकी बातों पे कैसे आदमी एतबार करेगा? कभी आप कहाँ होते हो, कभी कहाँ होते हो। आपका जो ये स्टेटमेंट है ये वजन रखता नहीं मेरे नज़र में। तो सर मतलब इस स्टेटमेंट के बाद आप लोग क्या आगे इलेक्शन में इत्तेहादी तौर पे तस्वुर किया जाएंगे या नहीं? देखिए, अगर इसी किस्म की चीज़ें चलती रहीं, इसी किस्म के स्टेटमेंट्स आते रहे, ये तो इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि उनके वज़रा उनके मोहसिन के लिए क्या ख्यालात रखते हैं। अगर यही चलता रहा तो फिर हम आज़ाद हैं, हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं और छोड़ देना चाहिए अगर इनको लगाम नहीं डाला गया तो। इनको अगर इस किस्म के स्टेटमेंट्स आते रहे तो हम हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। मैं एज ए जिम्मेदार पार्टी का आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है सर, इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम, अगले इलेक्शन के बारे में एक सवाल जो मेरे जहन में ही आया कि एमक्यूएम को जो है, मैंने बहुत सारे टिकर्स में, बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स में ये अपील करते हुए सुना कि भाई आप लोग मरदमशुमारी कराएं इलेक्शन से पहले, और अब जो है पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी कराएंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये आप लोगों की वजह से, या आप लोगों की अपील पर इन्होंने कान धरे, या तो फिर वो खुद ही अब जो है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनका पीटीआई का कोई इंटरेस्ट नहीं था सेंसस पे। हमने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया है उसकी नंबर 1 शिक जो है वो इसी से पर्टेन करती है कि हमें कराची को आधा गिना गया है, सेंसस कराए जाएं इलेक्शन से पहले। फिर जब आर्ग्यूमेंट्स बढ़े और मीटिंग्स आगे बढ़ती गई तो हमने कहा ठीक है, अगर आप नहीं करा सकते तो जो नया इलेक्शन आने वाला है 23 का, उससे पहले ज़रूर सेंसस करा लें। और फिर उसके बाद हमने वो जो सेंसस पे अमाउंट खर्च होता है वो बजट में भी रखवाया। और ये यहाँ तक पहुँच गई थी बात कि हमारी मीटिंग्स जो होती थी इस्लामाबाद में, इसमें हमने साफ पीटीआई को कह दिया था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे, हम आपसे अलग हो जाएंगे। ये मीटिंग्स के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आप लोगों की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है? एग्जैक्टली, ये हमारे रिक्वेस्ट कह लें, प्रेशर कह लें, ज़रूरत थी। कराची को आधा गिन रहे हो, इनके बहुत सारे, असद उमर साहब खुद हमें फेवर कर रहे थे इस पे, वो भी चाहते थे कि सेंसस हो, आधा नहीं गिना जाना चाहिए। 3 करोड़ की आबादी है, आपने 1.5 करोड़ आबादी कर दी, तो ये सारी ज्यादतियाँ हैं इस शहर के साथ। तो हमने उनको मनाया है और उनको मजबूर किया है कि सेंसस होना चाहिए इलेक्शन से पहले, और इसके लिए बजट में अमाउंट भी रखनी चाहिए। तो ये एमक्यूएम की ही जीत है इसमें। ठीक है सर, आप 5 साल मेयर कराची रहे, लेकिन मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपकी देखती रही हूँ, उसके अंदर आपने एक शिकवा किया कि आपको इख्तियारात नहीं दिए गए। तो उसके बावजूद आपने 5 साल में ऐसा क्या काम किया कि लोग आपको याद रखें, आप कहें कि हाँ ये मैंने काम किया और अब लोगों को मुझे याद रखना पड़ेगा? 4 साल का पीरियड है। अच्छा, ठीक है। और मैं आपसे ये बात कहूँ कि अगर सवाल करूँ कि पूरे मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन हुए और हर शहर में मेयर भी बने, डिप्टी मेयर भी बने, किसी और का नाम जानती हैं आप पूरे मुल्क में? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं। तो फिर मेरा नाम तो जानते हैं ना लोग। हाँ। कि मैं मेयर था कराची का। हाँ, मैं ही आवाज़ बुलंद कर रहा था। देखें, आप मेयर किसी को भी बना दो, अगर उसके पास वो महकमे ही नहीं होंगे, वो फंड्स ही नहीं होंगे, तो वो डिलीवर नहीं कर सकता। मेरी जगह अगर आप बिलावल साहब को भी बिठा दो इन्हीं इख्तियारात के साथ, या नासा से कोई इंजीनियर आके बिठा दो, साइंसदान बिठा दो, और उसके जो महकमे मेरे पास थे और फंड्स मुझे दिए जाते थे वो दे दें, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी का एजेंडा ही नहीं है ये। अगर पीपल्स पार्टी का विजन और एजेंडा डेवलपमेंट का होता तो लाड़काना बन चुका होता, सेवन बन चुका होता, दादू बन चुका होता। वहाँ हाल तो देखें जाके, जानवरों से ज़्यादा मुश्किल में लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ। इनको कोई भी एहसास नहीं है। HIV, हेपेटाइटिस B, C से लोग मर रहे हैं वहाँ। लेकिन सर कराची का हाल ही बहुत बुरा है, हम लोग अगर वहाँ जाएं वो तो है। 15 साल से 19 साल के लड़के लड़कियाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं थर के अंदर। कराची तो बहुत बिगाड़ दिया इन्होंने। इनके पास रहा है कराची, 1970 से है कराची इनके पास, ठीक है। और ये पिछले 13 सालों में आपने क्या किया? कम से कम मैंने आवाज़ बुलंद की कि इस सिस्टम को मजबूत किया जाए,
मैं आज मेयर हूं, कल नहीं हूँगा, कोई और होगा, मगर सिस्टम मजबूत होगा तो वो मेयर डिलीवर कर सकेगा। अदरवाइज कोई भी मेयर ले आओ आप, वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो महकमे। आज मुझे हटे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्या कर लिया इन्होंने? इनके पास तो सारे महकमे हैं। आप इनसे सवाल कर ले क्या कर लिया इन्होंने। अब मैं वो देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर साहब पुलों के ऊपर वो जो पिलर होते हैं उस पर अजरक का रंग लगा रहे हैं, पार्क बनाने की बात कर रहे हैं। पार्क तो मैंने बनाए थे सारे, पार्क तो खुले में, पार्क तो मैं भी एक काम कर रहा था। पार्क नहीं चाहिए अभी फिलहाल कराची के लोगों को, पानी, जी बिल्कुल, सड़कें, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट, नाले जो इतने गटर उबल रहे हैं, बिल्कुल ये चाहिए। आप पार्क में लगे हुए हो या अजरक का कलर करवा रहे हो। और सर कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपको ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला है ये पैसे कहाँ हैं? इनसे पूछे ना। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब रोज कभी ये पार्क, ये सारे पार्क मैंने ही बनवाए थे। अब उनको अगर फिर से आप इफ्तिताह करने पहुंच जाओ, जीशान पार्क है, जो ब्रिजेस हैं इनके जॉइंट्स मैंने ही लगवाए थे सारे। आज वो क्रेडिट लेते हैं, कोई बात नहीं, लें। कराची की जो बड़ी सड़क बनने जा रही है हॉक्सबे की, वो मेगा प्रोजेक्ट्स में आती है। सिंध का प्रोजेक्ट है वो, केएमसी का नहीं है वो उसका भी क्रेडिट लेते हैं। चलें, लें, अच्छे काम करें, मैं साथ खड़ा हूं उनके, अच्छा इंसान है वो। मगर जब तक महकमे उनके पास नहीं आएंगे सारे, जहाँ से फंक्शंस किए जाते हैं, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये कुछ भी नहीं कर सकते कराची के लिए अगर SLGA 2013 में ही चलना है तो। सर अगर आपको फंड्स नहीं दिए गए, आपको इख्तियारात नहीं दिए गए, सर कभी आपने रिजाइन करने का नहीं सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं? ऐसे तो बेहतर है कि मैं इससे अच्छा रिजाइन करना सबसे आसान काम है, जंग लड़ना सबसे मुश्किल काम है सामने खड़े होकर। तो आपने जंग लड़ी? मैंने जंग लड़ी है 4 साल। मैंने इनको कोर्ट में लेके गया हूं। मैंने आर्टिकल 140A की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है जो आज पेंडिंग है। मैंने बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में किए हुए हैं। मैंने इनको मजबूर किया है, कोर्ट के थ्रू मजबूर किया है कि ये KMC को पैसे दें। तो इनसे निकलवाए हैं पैसे कोर्ट के थ्रू। अगर मैं भी रिजाइन करके बैठ जाता तो ये तो इनके तो मजे आ जाते, ये सारों पे कब्जा कर लेते, जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। आज इनका ही कब्जा है, मैं तो कब्जा कहता हूं इनको। इलेक्ट होके आते हैं दादू से, रूल करते हैं कराची को। इनका विजन कहाँ है? अगर विजन होता तो 7 बना हुआ होता। बिल्कुल विजन नहीं है। खैर सर, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा रिग्रेट जो आपने कहा कि मुझे ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो ऐसा रिग्रेट जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारी आवाम से? नहीं, मेरे अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत फ़ख्र है कि जो 86 के बाद मैंने स्ट्रगल की है कराची के राइट्स के लिए। और मुझे मेरी पार्टी ने MNA बनाया, MPA बनाया, मिनिस्टर बनाया, मेयर बनाया, और मैंने पूरी कोशिश की है नेक नियति से काम करने की। कामयाबी और नाकामी वो अलग बात है, स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए और मैंने रखी। मैं भी जान छुड़ा के इधर उधर जा सकता था, मगर मैं आज भी अपनी ही पार्टी के साथ हूँ और मेरी लगन, और मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे, हमारे साथ लोग हैं और हमारी नीयत साफ़ है। हम जो पॉलिटिक्स है हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है। हम मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कराची के लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। और वो जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट पार्टियां हैं, जिस तरह से इस सूबे में हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी, इनको अगर हम हटे, अगर हमने हिम्मत हारी तो इनको और स्पेस मिलेगी। ये और बढ़ चढ़ के और ज़्यादा करप्शन करेंगे और शहर का सत्यानाश करेंगे। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि एक लोगों के परसेप्शन ये है कि PMLN यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुर्सी सियासत करती है, तो सर MKM के बारे में तसव्वुर नहीं किया जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, ये वजूहात हैं। आज आप देखो, पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं, हर सूबे में तरक्की हो रही है। लाहौर जाके देखें, सड़कें देखें, पार्क्स देखें, फैसलाबाद में जाके देखें, वहाँ तरक्की हो रही है। KPK में तरक्की हो रही है। आप बलूचिस्तान चले जाएं, वहाँ तरक्की हो रही है। सड़कों का जाल बिछ रहा है। अच्छा लगता है अगर ट्रैवल भी करो। यहाँ आ जाओ, यहाँ का CM क्या कर रहा है? एक अचीवमेंट बता दें, एक अचीवमेंट इस CM की 13 सालों में, इस गवर्नमेंट की कोई एक मॉडल UC बता दे कोई कि ये काम इन्होंने किया है। क्या काम किया इन्होंने? हॉस्पिटल तबाह हाल है, एजुकेशन तबाह हाल है,
सड़कों का हाल देख लो, 13 साल से एक बस नहीं चलाई इन्होंने कराची में। ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, कचरे के अंबार हैं, हर सड़क पे गटर उबल रहा है। तो 13 साल से 1200 अरब रुपए हर साल मिलता है इनको, वो कहाँ जाता है? ये स्ट्रगल है हमारी। बहुत बड़ा एक सवालिया निशान तो ये रहेगा हमेशा। अभी एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी सवालात करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। हमारे साथ रहनुमा MKM वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। उनसे सवालात के सिलसिला जो है वो जारी था। एक सवाल जो अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि जो सियासतदान होते हैं सर, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर सियासतदानों को मैंने देखा है। क्या आपकी पॉलिटिक्स से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हुई? कभी उन्होंने शिकायत की आपकी वाइफ ने या आपके बच्चों ऐसा ने? होता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी सर, वो बहुत ही अजीब सा है हमारे मुल्क का। और उसमें ज़ाहिर है इस स्ट्रगल में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो हुकूमत में होती हैं, वो फिर आपको प्रेशर में डालने के लिए झूठे केसेस बनाती हैं और आपको बिहाइंड द बार्स टाइम गुजारना पड़ता है। तो ज़ाहिर है मैं जब इस फील्ड में आया था तो मैं भी अरेस्ट हुआ था और मैं 3 साल जेल में था। और उसके बाद फिर अभी जब मेयर बन रहा था फिर इन्होंने मुझे बंद कर दिया। हालांकि जब मेयर का नॉमिनेशन हुआ था मुझ पे एक भी FIR नहीं थी। नॉमिनेशन के बाद मुझ पे 40 FIRs डाली गई। तो जब इस किस्म का सिस्टम होता है तो फिर हम भी तैयार रहते हैं और हमारी फैमिली भी फिर यूज्ड टू हो जाती है। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ज़ाहिर बच्चों को नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। और फिर टेलीविज़न पे ये जो आजकल हमारे यहाँ चल पड़ा है कि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर प्रोब किए कि ये सही बात है या गलत है, इसमें सदाकत है या नहीं है, टीवी पे बैठ के नंबर अचीव करने के लिए आप किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हो। ये बहुत ही गलत बात है। और फिर मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं सारा दिन, नमाज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद झूठ बोलते हैं बग़ैर तस्दीक किए। किसी को किसी पे इल्ज़ाम लगा देना कि ये आदमी ये करता है, ये आदमी ये करता है, इसका असर पड़ता है। अब मैं तो एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मगर फैमिली है, बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बेटियों के घर वाले हैं, शादियाँ हो जाती हैं, इन लॉज होते हैं। इनको ये नहीं सोचते कि आप झूठ बोल रहे हो बैठ के और आप फिर अपने आप को सच्चा भी कहते हो, आप नमाज भी पढ़ते हो और आप बगैर देखे इल्जाम लगा देते हो। वो तो ये इफेक्ट तो पड़ता ही है, हमारे बच्चों में पड़ता है। बिल्कुल, ये हमारी सेक्रीफाइसेस हैं। देखें हम क्या नाम है, जैसे कि मैंने कहा मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है पॉलिटिक्स। मैं अपने शौक से कह लें या मेरे में वो जज्बा है, मैं सियासी कारकुन हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई लोग हमारे पाकिस्तानी सफ़र कर रहे हों। गंदा पानी, आप बल्दिया चले जाओ, औरंगी चले जाओ, कोरंगी चले जाओ, आप देखो किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं। हमारे पास तो कुछ पैसे हैं तो हम बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं। तो एज अ सियासी कारकुन हमारी स्ट्रगल जो है वो उन लोगों के लिए है ताकि गवर्नमेंट्स जो बने वो एजुकेशन दे सकें, हेल्थ दे सकें, सिक्योरिटी दे सकें। इस जद्दोजहद में हम निकले हुए हैं। पेशावर सियासतदान नहीं हैं हम। और फिर ऑन द टॉप इस किस्म के इल्ज़ामात लगें तो फैमिली भी आपके असरअंदाज होती है ऑब्वियसली। सर एक सवाल ये कि पाकिस्तान के अलावा ऐसा कौन सा मुल्क है जहां आप रहना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे तो बहुत चांस मिला पाकिस्तान से निकल के जाने का। थ्रेट्स भी थी मुझे तो मारने की, हमले भी हुए हैं। तो मुझे तो अपना ही मुल्क पसंद आता है और बेहतरीन मुल्क है। आप
आप कंट्री चले जाएं, आप नथिया गली चले जाएं, आप स्वात की तरफ चले जाएं, आप जिस सूबे में चले जाएं, यूरोप भूल जाएंगे। तो घूमने के लिए जा सकता है आदमी बाहर, यूरोप जा सकता है। मुझे एथेंस बहुत पसंद है, ग्रीस गया हुआ भी हूँ मैं। यूरोप में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ मतलब घूमने जाएंगे लेकिन रहेंगे नहीं वहाँ पे। पाकिस्तान ही आपको पसंद है? पाकिस्तान से अच्छी जगह हो नहीं सकती। ठीक है, अच्छा हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग का आपको पता है ट्रू और फॉल्स है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स या बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात या रियलिटी जो लोगों तक होता है, एक तासुर दिया जाता है उन लोगों को। तो पहला एक स्टेटमेंट ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत। ऑब्वियसली मैं अपनी राय तो मैं दे नहीं सकती हूँ, ये आपकी राय मुझे चाहिए होगी। पीएसपी के जो रहनुमा है, जो बानी है, सॉरी पीएसपी के जो बानी हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, बल्कि चंद नहीं, पीपल्स पार्टी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने फंड्स में घपला किया। सर कितनी सच्चाई है? सियासत में आपको मैंने अभी बताया कि जिसका जो दिल करता है वो बग़ैर तस्दीक किए बोल देता है। हमारे यहाँ इदारे हैं, एंटी करप्शन है, नैब है। अगर ऐसा होता तो मुझे मेरे पे केस बना हुआ होता। ऑडिट होता है सारा, जो भी अमाउंट आता है केएमसी में उसका ऑडिट होता है। कह देना बड़ा आसान है। और जिस साहब का नाम लिया पीएसपी, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि उन पे तो खुद करप्शन का केस चल रहा है। नैब में उनके ऊपर रेफरेंस है, वो खुद तारीखें भुगतते हैं करप्शन की। और करप्शन कौन सी? ये जो आइकॉन टावर है क्लिफ्टन पे बहरिया का, इसके साथ एक ज़मीन हुआ करती थी जो 4-1 गज़, जहाँ छोटे छोटे गरीबों की सीपियाँ बेचते थे, वो बैठ के स्टॉल होते थे छोटे छोटे। उनको वहाँ से हटा के उस सारी ज़मीन को अमलगमेट करके 26 करोड़ की वो ज़मीन बेच दी। 7 अरब की ज़मीन थी वो। तो जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपने गिरबान में तो झांकें। वो खुद हर हफ्ते नैब के कोर्ट में खड़े हुए होते हैं, उन पे इल्ज़ाम केस चल रहा है, रेफरेंस चल रहा है करप्शन का। तो वही मैं कह रहा था कि लोग अल्लाह रसूल का नाम भी लेते हैं, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तस्दीक किए इल्ज़ामात भी लगाते हैं किसी पे। तो और फिर अल्लाह ने साबित कर दिया कि आप खुद करप्शन के केस भुगत रहे हो। मेरे पास तो नहीं, मेरे पे तो नहीं है करप्शन। सर एक और इल्ज़ाम इन्होंने आप पे लगाया, आप पे और खालिद मकबूल सिद्दीकी पे, कि आप लोग रॉ के एजेंट हैं। देखें, ये तो इल्ज़ाम ही है ना। और मैंने कहा ना कि ये बग़ैर सोचे समझे किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगा देना ये गुनाह भी है। अगर आप 5 वक्ता नमाजी भी हो, झूठ बोलना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ये गुनाह भी है। उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़ा आसान है किसी को बुरा भला कह देना। हाँ, मगर आप अपने आप को बहुत पारसा नेक कहते हो कि अल्लाह ने आपको भेजा है लोगों की हेल्प करने के लिए, ये चूरन बेचते हो आप, तो कम से कम ये तो देखो कि आप झूठ बोलते हो। सही। सर एक और इल्ज़ाम कह लें या ये कह लें कि एक शिकवा कह लें, कुछ भी कह लें, कि आपका जो एक सियासी मंजर है, आप सियासी मंजरनामे से गायब हैं, तो आपका जो सियासी करियर है वो ख़त्म हो गया है, लोग कह रहे हैं। किसका? आपका। मैं तो डिप्टी कन्वीनर हूँ पार्टी का। सर नहीं, मतलब पार्टी का नहीं, यानी आप जो है किसी टॉक शो में नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा आप जो है किसी प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बिल्कुल आता हूँ। जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, ब्रीफिंग करनी होती है, जहाँ पार्टी मुझे कहती है वहाँ मैं जाता हूँ। मैं पार्टी के कामों में लगा हुआ हूँ, पार्टी को और मजबूत करने के लिए। आगे इलेक्शन आ रहा है, उसकी तैयारियां हमारी शुरू हो रही हैं। इंटरव्यूज़ होंगे अब बल्दिया के इलेक्शन के कैंडिडेट्स के लिए, तो मैं इन कामों में लगा हुआ हूँ। आई एम देयर वेरी मच। चलो ठीक है, तो जितने भी इल्ज़ामात थे वो गलत हैं ऑब्वियसली। हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है कुछ सियासी। वैसे तो हम सियासत के बारे में ही कब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलरली इसके अंदर हम कारकर्दगी के बारे में बात करते हैं, पीटीआई की। सर आप इत्तेहादी जमात हैं पीटीआई की, क्या आप उनकी कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं, जो कराची डिज़र्व करता है, हैदराबाद डिज़र्व करता है, वो इतनी सारी मीटिंग्स करने के बाद हमने सेंसस पे उनको एग्री करवाया है। K4 पानी के लिए एग्री करवाया है, ग्रीन लाइन के लिए एग्री करवाया है। 3 साल हो गए हैं, हम मीटिंगें कर के हमने उनको यहाँ तक पहुँचाया है।
वरना कराची के लिए तो कोई भी आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा था। हम हर मीटिंग्स में डेवलपमेंट कराची का क्या होगा, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि जल्द से जल्द हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कंप्लीट कराएं ताकि वहाँ के लोग तालीम हासिल कर सकें। वहाँ ज़रूरत है एक यूनिवर्सिटी की, जो डे 1 से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो 3 साल हो गए हैं जिस तरह से हम चाह रहे थे कि डेवलपमेंट हो, कराची के इश्यूज़ रिजॉल्व हों, वो अभी तक तो हुए नहीं हैं। मगर हम नाउम्मीद नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे इश्यूज़ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जहाँ तक करा सकती है वो कराए। सर आपको क्या लगता है सियासत किसको छोड़ देनी चाहिए, किस सियासतदान को? आपने सोच लिया कि अब इसका टाइम पूरा हो गया और अब इसको सियासत छोड़ देनी चाहिए? ये जो अभी क्या नाम है कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे ना, जो ये हमारे डॉल्फिन वाले हैं, इन्होंने सारे इलेक्शन लड़के देख लिए, एक भी जीते नहीं है, जीता नहीं। पिछले जितने इलेक्शन लड़े मैं तो हंसी आती है, मुझे हैरान होता हूँ। बड़ी हिम्मत की बात है, ढिठाई है, इससे बड़ी ढिठाई हो नहीं सकती कि टोटल रिजेक्ट किया है। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, कराची, टोटल रिजेक्ट किया है इनको। बिल्कुल सर। तो उसके बाद फिर तैयार हैं, फिर चूरन बेचना शुरू कर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। मतलब लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों को झूठ बोल रहे हो आप, क्योंकि आपकी वर्थ नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि वो उनकी जो कभी कभी नज़र आती हैं चीज़ें सोशल मीडिया पे, इस तरह से वो पोस्ट करते हैं और आवाम को बताना चाहते हैं कि MQM की एक 35-40 साल की जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद को वो टोटल ही कहते हैं कि ये इन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। MQM ने आइडेंटिटी दिलवाई है महाजिर कौम को, शनाख्त दी है MQM ने महाजिर कौम को। आज अल्लाह का शुक्र है हम बड़ी जमात हैं इस मुल्क की, हमारे MNAs हैं जो पार्लियामेंट में, सेनेटर्स हैं हमारे, और जो वो ये कहते फिरते हैं सारी जगह, मिसगाइड करते हैं लोगों को कि जितने भी करप्शन है वो MQM ने जितनी भी गलत चीज़ें की हैं वो MQM ने की हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो MQM ने जो गलतियाँ की हैं वो उन गलतियों में साथ थे MQM के। 2010 तक वो मेयर रहे हैं, 10 से के बाद 2013 तक वो राब्ता कमेटी के मेंबर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया था MQM ने लोकल बॉडीज़ के हवाले से, उस एग्रीमेंट के ड्राफ्ट बनाने में वो मौजूद थे गवर्नर हाउस में। तो एटलीस्ट उसको ऑन तो करो। जो वो सिग्नेचर्स की तस्वीरें डालते हैं कि फारूक सत्तार बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं और आगा सिराज साइन कर रहे हैं, वो बराबर वाले कमरे में बैठे हुए थे उस वक्त। वो जो ड्राफ्ट बना था वो उनकी मर्जी का बना हुआ था। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ जो एग्रीमेंट हुआ था, और वो बहुत अच्छा मजबूत एक्ट बना था, मगर उसके बाद ताल्लुकात ख़राब हो गए थे MQM के और पीपल्स पार्टी के। तो 2013 में फिर ये एक्ट आया है जो कि असेंबली में आया और MQM ने उसको अपोज किया है, MQM उसके खिलाफ एहतजाज किया है 2013 के एक्ट में। मगर 2013 से पहले ये मौसूफ हर चीज़ में साथ थे, और ये 2013 तक तो राब्ता कमेटी के मेंबर थे, मगर मीटिंग्स में कभी नहीं आते थे ये। MQM ने इनको बनाया है, ये शो ऐसा करते हैं कि इन्होंने MQM को बनाया है, MQM इनको बनाया लेके चलती थी, ये नहीं कुछ करते थे। इनको तो पार्टी का सेटअप का पता ही नहीं है। ये पहले आए थे, ऑपरेटर बने इसके अंदर MQM में आके, उसके बाद MPA बनाया गया इनको, फिर मेयर बनाया गया, फिर सेनेटर बनाया गया। मगर जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, जो पार्टी के काम होते हैं, उसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं रहा है। इनको अलिफ बे नहीं पता उसकी। ये तो अल्ताफ हुसैन ने कच्चा तोड़ लिया इनको, जो हमारे सर पे मुसीबत डाल दी, वरना इनको पार्टी का अलिफ बे नहीं पता। ये तो शो ऐसा करते हैं कि पूरी पार्टी ये रन कर रहे थे। तो हमारा जो ये सेगमेंट था सीक्रेट एडमायरर का, सर वसीम ने जो है वो कुछ भी नहीं लिया, बल्कि आए दी हैं, कुछ लिया नहीं हो। सर क्यों इस तरह क्यों किया आपने? कुछ कोई तो क्वालिटी लेते, कोई तो एक चीज़ ले लेते। अगर क्वालिटीज़ होती तो हमारा मुल्क बहुत आगे जा चुका होता। इन्होंने 3-3 दफ़ा हुकूमतें की हैं इस मुल्क पे, मगर मुल्क का हाल देख लो ना कहाँ है। हम तो कभी तीसरी बड़ी जमात थे, नीचे रहे हैं हम तो। हमारे हाथ में तो एब्सोल्यूट पावर आया ही नहीं है कभी, मगर इनके पास तो एब्सोल्यूट पावर रहा है। 3-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने साफ पीने का पानी ही नहीं दिया अभी तक मुल्क के लोगों को। तो हमारे आदमी ने तो एटम बम बना के दे दिया इनको। आखिरी सेगमेंट है ये मेरा पैगाम, एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं।
देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ की होंगी, हर आदमी गलती करता है, मगर अब एज अ कौम हमें सच बोलना चाहिए, झूठ ना बोलें और नेक नियति से जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाएं, उसको करें। बिल्कुल, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ अपनी दोस्त, अपनी होस्ट वजिया बतुल को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करूंगी साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये पैगाम और हमारा ये जो शो है वो पसंद आया होगा। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट वजिया बतुल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।